प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में निकोलो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया पुस्तक द प्रिंस के चैप्टर 1 राज कितने प्रकार के होते हैं और राज कितने तरह से प्राप्त किए जाते हैं, इस फर्स्ट चैप्टर पे आपसे चर्चा करूँगा। इस फर्स्ट चैप्टर को मैं अपने अंदाज में और आज के समय पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दों से लिंक करते हुए आपको इस फर्स्ट चैप्टर आपको समझाऊंगा और इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ज्ञानें होगी, जानकारियाँ होगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इस बुक का ओवरव्यू जानते हैं। इस बुक को मैकियावेली ने लिखा है। इस बुक में मैकियावेली ने अपने समकालीन जितने भी राजाएं थे उनका शासन व्यवस्था को ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके इस बुक में सेम टू सेम लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। राज्य कितने प्रकार के होते हैं और राज कितने तरह से प्राप्त किए जाते हैं। तो राज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वंशानुगत, और दूसरा होता है नवनिर्माणित। दोनों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वंशानुगत राज का मतलब होता है कि वहाँ का शासक पीढ़ी दर पीढ़ी बनते जाता है, और नवनिर्माणित राज का मतलब कि नए जगह को, नए राज्य को जीत करके नए राज्य पर अधिकार किया जाता है, तो उसे नवनिर्माणित राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब आप पुराने समय का राज्य होता है, अभी देश होता है। जैसे भारत एक देश है, इंडिया एक देश है। ओके, अब बात करते हैं कि राज कितने प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। वंशानुगत राज्य जो है वो आसानी से प्राप्त होते हैं। बस अगला पीढ़ी ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से राजा बन जाता है, और वो राजा बस पूर्वज का जो नियम कानून है उसमें कुछ भी बदलाव न करके, छेड़छाड़ न करके बस राज करते जाते हैं, और बाहरी आक्रमण से अपने आप को बचाते हैं, राज को बचाते हैं, और राज आसानी से नियंत्रण होते जाता है, बहुत आसानी होता है। पर नवनिर्माणित राज्य में राजा किसी दूसरे प्रदेश राज्य के राजा को पहले मारते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, पराजित करते हैं, फिर वहाँ पे राज्य करते हैं। अच्छे राजा हो तो जनता के अकॉर्डिंग जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता को यकीन दिलाते हैं कि मैं आपको अच्छा से नियंत्रण कर सकता हूँ, आपके लिए भला मैं सोच सकता हूँ। अगर राजा क्रूर हो तो नवनिर्माणित राज्य में जनता को के अंदर खौफ पैदा करके खुद को क्रूर भयानक बना करके राज करते हैं। तो ये रहा द प्रिंस पुस्तक में लिखा हुआ जो है वो बताया। अब इस जानकारी को आज के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हैं और कैसे अभी भी अप्लाई होता है कि नहीं होता है। पहला बात करते हैं वंशानुगत राज्य। वंशानुगत राज्य अभी प्रेजेंट इंडिया का कंट्रोल बीजेपी पार्टी का है, और इंडिया जो है
डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक राज्य है, यानी कि जनता का बोलबाला होता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ओके, लेकिन मैकियावेली ने जिस टाइम पुस्तक लिखा वो राजतंत्रात्मक था। जनता चुने न चुने राजा ही शासन करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज के टाइम में जनता में से ही कोई उठ करके जनता उसे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और वही इस पे राज करते हैं, राज का कंट्रोल संचालन करता है, जो वर्तमान समय में बीजेपी कर रहा है। अगर बीजेपी के जो अभी नरेंद्र मोदी है, आप पूरा नाम पता नहीं, दामोदर दास मोदी ऐसा कुछ, मोदी जी है, उनके समय काल खत्म होने के बाद क्या होता है कि बीजेपी का ही दूसरा मेंबर प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर बीजेपी का ही बनते हैं, फिर बीजेपी का बनते हैं। तो इसे बोल सकते हैं कि ये वंशानुगत है। ठीक है, यानी कि हर बार बीजेपी जीत रही है तो ये क्या है, वंशानुगत है। बस ये आसानी से नियंत्रण हो जाएगा। बस जो बीजेपी बन रही है, बीजेपी का कोई उम्मीदवार बन रहा है तो वो बस नियम कानून में कोई बदलाव ना करे, जनता के प्रति कोई ऐसा ठोस नियम ना लाए, कानून ना बनाए, तो बीजेपी आसानी से शासन कर सकती है, राज्य कर सकती है। लेकिन मोदी जी ने कुछ नियम, नए नए कानून भी लाए हैं, जनता असंतुष्ट भी थे, पर बाद में जनता को अच्छा लगा कि नहीं, ये हमारे पक्ष में था, हमारे खिलाफ था, फेवर में था, ऐसा अपने सूझबूझ से लाया। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेम पार्टी बार बार बनती है तो वो पिछले जो पार्टी थे, उम्मीदवार था, जितना नियम बनाए थे उसके अगेंस्ट में अगर नियम कानून बनाते हैं तो फिर उनका शासन डगमगा सकता है। ठीक है, ये हो गया वंशानुगत शासन। ठीक है, दूसरा था नवनिर्माणित। जैसे बीजेपी फिलहाल बीजेपी का कोई उम्मीदवार मोदी जी का लेते हैं, मोदी जी गुजरात से चुनाव जीतते आए हैं। ठीक है, बीजेपी गुजरात में जीते, मैं ऐसी बात रख रहा हूँ, ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, बस आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो। अब बीजेपी जो है गुजरात से चुनाव जीतते हैं, बार बार जीतते हैं, तो उसे वंशानुगत बोल सकते हैं। लेकिन मोदी जी सोचते कि नहीं, चलो इस बार कोई दूसरे राज्य से चुनाव लड़ते हैं, और बीजेपी फर्स्ट टाइम कहीं पे दूसरा राज्य, जैसे कांग्रेस वहाँ पे जीतते आ रहे हैं, वहाँ पे वो खड़े होते हैं। तो वो जो राज्य है, पहले वो राज्य कांग्रेस के अंदर में आता था, कांग्रेस वहाँ पे शासन करती थी, लेकिन अब बीजेपी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो अब ये जो राज्य होगा, बीजेपी वहाँ पे जीतेगी जहाँ पे पहले से कांग्रेस राज्य था, तो वह नवनिर्माणित राज्य कहलाएगा, नवनिर्माणित शासन कहलाएगा, क्योंकि वह पहले से शासन कर रहा था, उसे हराना होगा। अब पहले की तरह नहीं है कि युद्ध छेड़ दिए और राजा को युद्ध की तरह हरा दिए, क्योंकि अभी तो लोकतांत्रिक है। अब जो भी हराना है चुनाव के जरिए हरा सकते हैं, चुनाव के जरिए, यानी कि जनता के फेवर में, जनता ही चुन सकती है। तो बीजेपी दूसरे राज्य में लड़ते जहाँ पे पहले से कांग्रेस शासन करता था। तो क्या कर सकता है यहाँ पे, तो बीजेपी क्या करेंगे, सबसे पहले वो वहाँ के जनता का विश्वास जीतेंगे कि मैं
आपका शासन अच्छे से कर सकता हूँ, मैं आपके लिए भला सोच सकता हूँ, आपके लिए अच्छे से भला कर सकता हूँ। और जहाँ पे कांग्रेस पहले से शासन कर रही है, जनता वहाँ कांग्रेस से नाखुश हो, उब चुका हो कि ये जो कांग्रेस है हमेशा हमारे अगेंस्ट ही एक्शन लेते आया है, से जनता वहाँ का नाखुश है। तो नेक्स्ट ऑप्शन किसी और पार्टी को यानी कि बीजेपी को दे सकती है, ठीक है। और बीजेपी प्रॉमिस भी करे, यकीन भी दिलाए कि मैं आपके पक्ष में काम भी करूँगा, तो फौरन वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत सकती है। तो ये होगा वहाँ पे क्या चीज़ के लिए, नवनिर्माणित राज्य कहलाएगा। बीजेपी के लिए नवनिर्माणित राज्य कहलाएगा, वंशानुगत नहीं कहलाएगा, क्योंकि वंशानुगत गुजरात हो जाएगा, जो बार बार वहाँ पे बीजेपी जीते आ रही थी। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी कांग्रेस जो शासन करता था उस राज्य को जीत रहा है, उस प्रदेश को जीता है, तो नवनिर्माणित राज्य होगा। तो मैंने दूसरा, फर्स्ट चैप्टर में ही दूसरा क्वेश्चन था कि राज्य कितने तरह से प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला उस टाइम हो तो युद्ध करके, जनता को उस शासन के प्रति विद्रोह पैदा करके, जनता प्रेजेंट जो शासक है उसके अगेंस्ट में हो, उब चुका हो, परेशान हो चुका हो, तो विद्रोह पैदा करके फिर ये राजा जो नवनिर्माणित राज्य है वहाँ के शासक से, राजा से अपने आप को शक्तिशाली और ज़्यादा काबिल दिखा करके भी जीत सकती है। तो ये सारे कुछ रीजन हैं जिसके ज़रिए नवनिर्माणित को जीता जाता है। वंशानुगत का सिंपल है, बस वंश ही आगे राजा बनते जाते हैं, इसमें वंश को कुछ करना नहीं पड़ता है, बस इतना ताकतवर होना पड़ता है कि बाहरी कोई आक्रमण करे तो उससे बच सके, उससे लड़ सके, ठीक है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपसे करने जा रहा हूँ। आपको कि से टॉपिक कवर हो गया, अब बेफालतू बातें नहीं करें, बस वीडियो स्टॉप कर दें। लेकिन मैं आपसे करूँगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपको देश का राजा बनना है, राजा मतलब प्रधानमंत्री बनना है। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, पहले आपको एमपी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे से एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, क्योंकि आज के युग में, आज के पीरियड में पावर बहुत ज़रूरी है। एक तो पैसे की पावर है जो आप बिजनेस करके, कमा करके कर सकते हो। दूसरा पावर राजनीतिक पावर बोलते हैं, पॉलिटिक्स में आने से वो आपको पावर मिलता है। वो बहुत ख़तरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा पावर होता है वो। मामूली कोई धनी व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, उसके तुलना में कहीं ज़्यादा पावर, ज़्यादा गुना ताकतवर पॉलिटिक्स से मिली पावर होता है। पॉलिटिक्स से मिला हुआ पावर, एक जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके, कई साल पढ़ करके जिला न्यायाधीश बनते हैं, जिला न्यायाधीश ये डीएम बनते हैं, वो जो पावर प्राप्त करते हैं उसके तुलना में पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने का पावर बड़ा होता है। पावर क्यों जरूरी है ये आप लोग को पता है। पावर, ये क्या अफवाह फैला हुआ है कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में आते हैं वो देश को नोचने के लिए, चूसने के लिए, यहाँ तक कि अपने फ़ायदा सोचने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। तो ये बहुत हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक ये गलत भी है। सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग अपने सोसाइटी में, अपने ज़िला शहर में बदलाव चाहते हैं। सिस्टम जो चल रहा है भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्टाचार है, करप्ट है,
जो जनता का एक्चुअल में भलाई नहीं कर पाता है, जनता के बारे में सोच नहीं पाता है, जनता गांव शहर का विकास नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर ये भावना होती है कि वो अपना गांव शहर का विकास करे, उन्नति करे, जिसके लिए पावर अति आवश्यक होता है। पर पावर का तो मैं बता दूं कि बहुत तरीके से मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पावर आपको चुनाव से मिलता है। आप अपने गांव शहर में बदलाव चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो पावर अति आवश्यक है। तो वो पावर आपको कैसे मिलेगा? चुनाव जीतना पड़ेगा। आपका पहुंच बहुत ज़्यादा है, लिंक ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में आप बहुत समय बिताए हुए हैं, आपको नेताओं से जान पहचान है, तो आपको डायरेक्ट किसी पार्टी का टिकट मिल सकता है। आप एमपी एमएलए में डायरेक्ट आप चुनाव लड़ सकते हैं। पर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका पॉलिटिक्स ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था और बिल्कुल आप फ्रेशर है, न्यू है, तो आप सिंपल सा वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव, नगर पालिका कुछ होता है ना सचिव, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। चुनाव में मानता हूं कि चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आपका नियत सच हो, कुछ लंबे टाइम दे करके आप चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव में आप खड़े हो जाइए और क्या करना है आपको। चुनाव में दो ही चीज़ होता है। आप एक इंडिविजुअल के तौर पे पास्ट में गांव शहर जिला जिस लेवल पे आप खड़े हुए हैं और उस लेवल पे आप कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो उस अच्छे काम को गिनाना है, जनता को बताना है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। ऐसा नहीं कि सबको बंदूक से तुम्हें मार दूंगा, तेरा खून कर दूंगा, मेरे को चुनाव वोट देना, ऐसा तो चल नहीं सकता है। राजतंत्र, तानाशाही, ये सब बिल्कुल नहीं चल सकता है। जो भी चलेगा लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, शांतिपूर्वक तरीके से चल सकता है, एक कूटनीतिक के तरीके से चल सकता है। तो चुनाव जीतने के लिए, आप अपने देश के लिए उन्नति चाहते तो पावर के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपको सबसे पहले आपने जो जो अच्छा काम किए हैं वो बताइए, जनता को बताइए। जनता को पोस्टर के जरिए, म्यूजिक साउंड के जरिए, न्यूज, यूट्यूब चैनल, ऐसा कुछ डिजिटली तरीके, बहुत सारा तरीका है, पोस्टर तरीका, भाषण कहीं पे देना है आपको, तो उसमें आप अपने अच्छाई जो जो किए हैं, एक्चुअल में आप किए हैं, वो बताइए। ठीक है, विथ प्रूफ के साथ बताइए। इससे जनता को यकीन होगा कि आप खड़े हैं, चुनाव में खड़े, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आप विदाउट पावर आपने बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। और अगर आप मान लीजिए आप कुछ किए नहीं हैं, बहुत कम किए हैं, तो कुछ नहीं, जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, आपको पता है कि इसे जनता ज़्यादा पसंद करती है, इसे पावर दे सकती है, और आपको पता है कि ये एक्चुअल में भ्रष्ट है, लूटने वाला है, लूट खसोट करने वाला व्यक्ति है, इसे चुनाव नहीं जीतना चाहिए, तो आप उसका नेगेटिव जो वो नहीं किया है, गलत किया है, वो उठाइए, वो जनता को बताइए कि देखिए आप जिसे चुनाव जिताए थे पिछले साल, या ये जो खड़े व्यक्ति हैं मेरे अगेंस्ट, उन्होंने इतने सारे गलत काम किए। ये बहुत सारा गिना सकते हैं। ठीक है, एक तो है अपना अच्छाई बताओ और दूसरा दूसरे की कमियां गिनाते जाओ। ठीक है, एक तो होगा कि जनता को यकीन होगा कि भाई आप अच्छे इंसान हो, और दूसरे के प्रति होगा कि बहुत गलत इंसान है, इसे बिल्कुल नहीं देना है, चुनाव नहीं देना है, वोट नहीं देना है, ऐसा यकीन दिलाओ। और चुनाव में आप खड़े हो तो उस दौरान जितना हो सके अच्छे से अच्छे काम करते रहो।
अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि पैसे खर्चे करते जाओ, लोगों को ये ले 10,000, ये ले 10,000, ये ले दारू, ऐसा नहीं, ठीक है। बल्कि आप एक्यूरेट मुद्दा उठाओ, जनता के बीच जाओ, गांव शहर जाओ, वहाँ पे एक्यूरेट जनता किस समस्या से झेल रही है, एक्यूरेट गांव शहर जो है किस समस्या उसमें उत्पन्न है, उस समस्या को बताओ कि आपके गांव में ये समस्या है, मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे ये पावर आएगा तो मैं इस समस्या को सुलझा सकता हूँ। वादे करो, वादे भी बहुत बड़े बड़े नहीं करना है कि मैं चुनाव जीतते ही आपके घर में करोड़ों के पैसे बरसात हो जाएगी, आप पैसे में डूब जाओगे, ऐसा भी वादा नहीं करना है। ऐसा वादा कि जो वैलिड लगे और लोगों को यकीन हो, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। और क्या क्या करोगे आप, बाकी जनता बिकती ही है, जनता ही भ्रष्ट है, तभी तो जो चुनाव जीतते हैं वो भी भ्रष्ट ही होते हैं, क्योंकि जनता ही बिक जाती है। तो मैं एक ऐसे कहूँगा नहीं, लेकिन आप योग्य है तो खरीद सकते हैं, क्योंकि पावर चाहिए, क्योंकि आपको अपने गांव को उन्नति करना है तो पावर किसी भी हाल में चाहिए। नहीं तो आप एक आम पर्सन होंगे, जो आम पर्सन उतना कैपेबल नहीं होता कि अपने गांव जिला का विकास कर पाए, उन्नति कर पाए, निर्माण कर पाए, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको चुनाव जीतने होंगे। विपक्षी है जो भी सामने है उसकी नेगेटिविटी गिनाओ, अपना पॉजिटिव गिनाओ, और प्रोमिस करो कि आप अच्छे से अच्छे कर सकते हो। और मानो कि आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो और वहाँ की जनता पहले जो थे, पिछले साल का जो प्रतिनिधि था, जीता हुआ था, उससे निराश था, वो अच्छा काम नहीं किया था, तो जनता जो है ना, नए लोगों को एक ऑप्शन देती है, एक मौका देता है कि चलो इसको वोट देकर देख चुके हैं, ये बहुत ही बदतर जालिम इंसान है, हम लोग को नोच खसोर खाया है, से इस बार इसे मौका नहीं देंगे, इसके बदले कोई दूसरा खड़ा होगा जो जिस पे थोड़ा भी यकीन है, चलो उससे मौका देंगे, तो वो आप जीत सकते हो, ठीक है। ये रहा, इस तरह से चुनाव होता है, इस तरह चुनाव में लोग जीतते हैं, ठीक है। तो चुनाव में आप ये मत समझो कि चलो फर्स्ट टाइम खड़े हुए थे, जनता ने हरा दिया, ये देखो पॉजिटिव साइड देखो कि कितने आपको वोट मिले, कितने जनता ने आपको प्यार दिया, कितने जनता ने आपको सिलेक्ट किया, फिर अगले बार भी आप खड़े होइए, फिर देखिए कि फिर आपको कितने जनता ने प्यार दिया, और एक्चुअल में आप भला चाहते हो तो आप पावर का इंतजार नहीं करोगे, बल्कि आपका जितना पावर है उस हिसाब से जनता के लिए भला करते जाओगे, ठीक है। जो अच्छे इंसान होते हैं, जो गांव समाज को सोचने वाले होते हैं, हमेशा गांव समाज के लिए करते जाते हैं, मुश्किल परिस्थिति में काम आते जाते हैं, तो वो एक ना एक दिन चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि उसे 2 बार 3 बार, मुश्किल से 2-3 बार चांस लगता है, जीत जाते हो, वो जनता समझ जाती है, सारे जनता समझ जाती है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको बता दिया हूँ कि चुनाव इस प्रकार से जीत सकते हैं, और पावर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी मत करना कि आप चुनाव जीत गए, चल भाई अब जनता को नोच खसोर खाते हैं, फिर जनता मेरी भोली भाली है, अगली बार फिर से किसी बात में फंसा लूँगा, तो ये आप अपने लिए घाटे खोद रहे हो, क्योंकि जनता उतनी भी मूर्ख नहीं है, भले जनता को ऑप्शन नहीं होता तो वो थोड़ा कम काबिल को भी चुन लेते हैं, ऐसे जनता के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो किसी को भी वोट नहीं दे, पर यकीन कर लेते हैं कि चलो भाई ये नहीं कर पाया तो कोई दूसरा करेगा। तो आप ऐसा भी बिल्कुल मत करो, चुनाव जीत गए, बहुत बढ़िया, जनता ने आपको चुन लिया है, अब आपके पास पावर आ गया है, आप उस पावर
की बदौलत जनता के लिए जितना से ज़्यादा हो सके उतने भला करते जाओ, काम करते जाओ। अगर आप नहीं कर पाओ तो जनता को यकीन दिलाओ कि देखो मैं आपके लिए ये करना चाहता था, आपकी ये मुद्दा था, उसको मैं यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके बाद इसके ऊपर के पदाधिकारी काम करेंगे जो मेरे अंदर में नहीं है, मेरा उतना पावर नहीं है। से आप मुझे अगली बार जिताओगे तो मुझे और ज़्यादा पावर मिलेगा, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर पाऊँगा। ठीक है, तो अगली बार चुनाव में ये बात उठाओ कि मैंने इतना आपके लिए किया से, और ये सब मैंने नहीं किया क्योंकि ये मेरे पावर से ऊपर का था, मैं चाह कर भी नहीं कर पाता। लेकिन इस बार आप चुनाव मुझे देंगे तो मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा पावर मिल जाएगा और मैं इस पावर के साथ ही आपका काम करूंगा। ठीक है, तो ये रहा द प्रिंस का फर्स्ट चैप्टर का, राज्य कितने प्रकार के होते हैं और राज्य कितने तरह से प्राप्त किए जाते हैं। सो मैंने आपको समझाया। ठीक है, सिंपल सा, इसका कोई मामूली सा आंसर है। राज दो तरह का होता है, वंशानुगत जहाँ पे वंश बनते जाते हैं, और नवनिर्माण जिस पे नए राज्य को युद्ध के जरिए जनता को विश्वास जीत करके जीता जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आज के युग में आज पॉलिटिक्स है, प्रधानमंत्री को राजा मान सकते हो, देश के कोई शासक है, क्षेत्र के शासक, उसे राजा मान सकते हो। और उस क्षेत्र में अगर वही व्यक्ति उसी के फैमिली से बार बार बनते जा रहा है तो उसे वंशानुगत बोल सकते हैं। अगर उस क्षेत्र में कोई दूसरे क्षेत्र से कोई नया बंदा, कोई नया व्यक्ति जीत रहा है तो उसे नवनिर्माणित बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में सुरक्षा अलग है। वंशानुगत बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जो पूर्वज है जो नियम कानून बनाते बस उसी को लागू करते जाना है। ठीक है, और नवनिर्माणित में आपको बिल्कुल नया होता है, बस जनता का विश्वास जीतना होता है, जनता के पक्ष में काम करना होता है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव साइड भी बात कर लेते हैं कि चलिए मान लीजिए आपका पक्ष है कि नहीं, मैं जनता को लूटना चाहता हूँ, तो ये भी ऑप्शन है कि आप थोड़े थोड़े लूटो तो ज़्यादा। एक होता है ना मुर्गी की, आप एक ही बार में सारा अंडे निकाल लो मार कर, या थोड़े रोज़ निकालते जाओ, तो वही है। लूटना चाहते हो तो थोड़े थोड़े लूटो, जो हर साल आप लूट सकते हो। ठीक है, और नहीं तो एक ही बार लूटोगे फिर फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा एक ना एक दिन जनता को पता चल जाएगा, फिर आपको गद्दी से उठा करके ऐसे जगह फेंकेगा कि फिर आप उठ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दोनों पक्ष की बात किए हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, जनता का ही बात चलेगा। राजतंत्र तानाशाही नहीं है कि आप नवनिर्माणित राज्य में अधिकार करते हैं, किसी नए प्रदेश में आप अधिकार करते हैं, वहाँ के जनता को वहाँ के राजा को आप युद्ध के जरिए हरा कर पराजित कर देते हैं, फिर वहाँ के जनता को आप विश्वास दिलाते हैं कि मैं अच्छा करूँगा। अगर विश्वास नहीं दिलाते, आप क्रूर है, तो वहाँ जनता को भी अपने खौफ से कंट्रोल करके, नियंत्रित करके के सेना के बल के, फौजी के बल के वहाँ पे राज करते हैं। तो मैकियावेली के टाइम का था, अभी के टाइम वो नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया हूँ मैं अपनी तरफ से, तो आप बताना कमेंट करके। मैं थोड़ा इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। ओके, बाय बाय।